एक लड़का अपनी रात हसीन करने के लिए, एक लड़का अपनी रात रंगीन करने के लिए रेड लाइट एरिया के उस कोठा पर जाता है। जब उस कोठे पे जाता है, जब दरवाज़ा अंदर से खुलता है तो वहाँ पहले से मौजूद 15-20 लड़कियाँ होती है। उस कोठे की जो मालकिन होती है सुनीता पुजारिन, वो निकल के सामने आती है और कहती है कि बताओ तुम्हें किस प्रकार की लड़की चाहिए, हमारे पास 15 से 20 अलग अलग वैरायटी की आइटम है। ऐसा कह के वो 20 लड़कियों को सामने, एक एक करके 20 लड़कियों को सामने भेजती है। उन सारे लड़कियों को एक एक करके जो लड़का है वो रिजेक्ट कर जाता है और 15 से 20 लड़की जो भी सामने आती है सबको वो रिजेक्ट कर देता है। अंत में एक लड़की को वो भेजती है और बोलती है कि जो नई वाली लड़की जो तान्या आई है उसको भेजती हूँ, शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए। इसके बाद जब वो लड़की तान्या आती है तो तान्या जैसे ही उस लड़के को देखती है कहीं ना कहीं उसकी नज़र झुक जाती है और उस लड़की को वो जो लड़का होता है वो पसंद कर लेता है और उसको लेके अपनी रात रंगीन करने के लिए कमरे में चला जाता है। तान्या होती है, तान्या का नज़र लड़के को देख के झुक जाता है और लड़का भी उसको देख के आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि वो तान्या, वो लड़की कोई और नहीं, वो उस लड़के की पत्नी थी। जैसे ही अपनी पत्नी को सामने देखता है वो लड़का, वो एक ऐसा काम कर देता है जिस काम को सुन के, जिस काम को देख के लोग उसकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं। यकीन मानिए, जब इस पूरे दुखद और रहस्यमयी घटना को आप जानेंगे तो आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। ये घटना कर्नाटक के बेंगलोर की है। कर्नाटक का बेंगलोर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के भी नाम से जाना जाता है, उस बेंगलोर में समीर की शादी तान्या नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी होने के कुछ दिन के बाद जिस कंपनी में वो लड़का है, वो जिस कंपनी में एक इंटरव्यू देके आता है जॉब के लिए, उस कंपनी से उसको कॉल आता है और ये बताया जाता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, आप आके ज्वाइन हो जाओ। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो कभी सोचा भी नहीं था कि मुंबई जैसे शहरों में इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से उसको ये ऑफ़र जॉब का आएगा। वो पूरा खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो अपने पत्नी को बोलता है, चूँकि अब जॉब मेरा लग गया है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा खासा पैकेज मिला है, तो अब हमें जाना पड़ेगा। शादी के अभी कुछ महीने बीते होंगे। इस बीच वो कॉल आता है और वो मुंबई जॉब के उद्देश्य से चला जाता है। 10-5 दिन के बाद वो फ़ोन करता है अपनी पत्नी तान्या को और कहता है कि तान्या मुंबई घूमोगी। तान्या जैसे ही इस बात को सुनती है वो खुश हो जाती है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो कहती है कि हाँ बिल्कुल घूमेंगे, क्यों नहीं घूमेंगे। मुंबई, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम टीवी में देखा करते थे, हम सिर्फ और सिर्फ अखबार में पढ़ा करते थे, मुंबई जाने का जो सपना था वो सपना कहीं ना कहीं अब तान्या का साकार होते हुए दिख रहा है। 7 अक्टूबर का टिकट तान्या के लिए समीर कर देता है। बेंगलोर से तान्या निकल जाती है पूरी मुंबई की यात्रा के लिए। ट्रेन जैसे ही अपने डेस्टिनेशन मुंबई के लिए बेंगलोर से निकलती है, लगभग 1000 किलोमीटर का वो सफ़र होता है। इसके पहले जब ट्रेन वहाँ से खुलती है, अपने डेस्टिनेशन के लिए वहाँ से प्रस्थान करती है, तो वो अपने सास ससुर को एक बार फ़ोन करती है और इसके बाद फिर दोबारा कॉल अपने हस्बैंड को, अपने पति समीर को करती है। और समीर बोलता है कि कोई बात नहीं, आप आराम से आओ, जब तुम मुंबई पहुँच जाओगी मैं तुमको रिसीव करने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। सफ़र की शुरुआत वहाँ से प्रारंभ हो जाती है। डेस्टिनेशन पे ट्रेन अपने तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए जाती है। 1000 किलोमीटर का टोटल यात्रा होता है बेंगलोर से मुंबई। इस बीच अपने पति, अपने हस्बैंड समीर को भी फ़ोन करती है और ये बीच बीच में अपडेट देते रहती है कि वो कहाँ पहुँची। साथ ही इस बात की खुशी भी जाहिर करती है, मुंबई घूमने का अब उसका सपना साकार होने जा रहा है। जिस मुंबई को वो सिर्फ और सिर्फ सपनों में देखा करती थी, आज या फिर कल या फिर 2 दिन के बाद उस मुंबई में वो पहुंच के न सिर्फ मुंबई घूमेगी बल्कि मुंबई में अपने पति के साथ टाइम भी एक्सपेंड करेगी। इस बात की खुशी साफ साफ दिख रही होती है और फ़ोन पे बातचीत करने के दौरान ये सारी बात का डिस्कशन और अपने पति से करती है। जब 500-600 किलोमीटर की यात्रा हो गई होगी तब उसकी नज़र अपने सामने वाले बर्थ पे पड़े 2 पुरुष के ऊपर जाता है। वो पुरुष आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उसी में से एक जो पर्सन होता है वो तान्या से कहता है कि मुझे लग रहा है कि बहन जी आप पहली बार ट्रेन में बैठी हैं क्या, आपका एक्साइटमेंट ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप पहली बार ट्रेन में बैठी हैं। तो तान्या इस बात पे कहती है कि नहीं, पहली बार तो नहीं है, मैं ऐसे ट्रेन का यात्रा कई बार की हूँ और करते रहती हूँ, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम मुंबई जा रहे हैं बेंगलोर से
पहली बार, और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि हम पहली बार मैं अकेले जा रही हूँ। जैसे ही इस बात को आदमी सुनता है कहीं सोचने लगता है। इधर तान्या नियमित समय अंतराल पर अपने घर अपडेट दे रही थी, अपने पति को अपडेट दे रही थी, बातचीत भी किए हुए जा रही थी। उसके पति बार बार समझा रहे थे कि रास्ते में जब तुम आ रही हो तो ट्रेन में कोई खाने पीने की चीज़ अगर दे तो उसको लेके खाना नहीं। मतलब जो एहतियात बढ़ता जा रहा था उसके पति की ओर से, क्योंकि उसकी पत्नी पहली बार अकेले ट्रेन की यात्रा कर रही थी। जो दो आदमी होते हैं वो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। से तान्या खाने पीने का सामान जो अपने घर से लेके गई थी वो निकाल के खाने लगती है, और खाने से पहले जैसा कि एक इंसान का स्वभाव होता है कि अपने पास अगर किसी पर्सन को, किसी इंसान को कोई देखता है तो उसकी एक सहज प्रवृत्ति होती है, मनोवृत्ति होती है कि वो पूछता है किसी से। तान्या उस दोनों पर्सन से पूछती है कि भैया आप भी खाएंगे क्या, लीजिए। तो जैसे ही वो पूछती है तुरंत वो लोग सहमत हो जाते हैं और उसी खाने वाले चीज़ में से थोड़ा सा उन दोनों को भी वो दे देती है और वो लोग भी खा लेते हैं। जब 150 किलोमीटर की यात्रा और बच जाती है, अराउंड 800 साढ़े 800 किलोमीटर की यात्रा जब ये लोग कर चुके होते हैं, इसी बीच एक चाय वाला चाय लेके आता है। जैसे ही चाय लेके आता है तो एक लड़का उसी में, जो एक आदमी होता है, वो पूछता है कि बहन जी चाय पियेंगी। इस बात पे तान्या बोलती है कि नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय नहीं पीऊँगी। उसके मना करने के बाद भी वो लोग 2 कप चाय नहीं लेते हैं, 3 कप चाय लेते हैं, और 1 कप चाय तान्या के मना करने के बाद भी तान्या को दे देते हैं। जैसे ही तान्या चाय पीती है 5-10 मिनट के बाद उसके सर में चक्कर आने लगता है, और इसके बाद क्या हुआ उसको कुछ भी पता नहीं होता है। कुछ देर के बाद जब वो अपने आप को कंट्रोल करती है, जब अपने आप को होश में संभालती है, तो अपने आप को अब ट्रेन में नहीं बल्कि एक कार में आपको मौजूद पाती है। और उस कार में ये 2 पर्सन जो उसके साथ पहले से थे वो तो थे ही, बाकी एक ड्राइवर जो कि गाड़ी चला रहा होता है, और जो कार होती है वो अपने तीव्र गति से अपने डेस्टिनेशन पे आगे बढ़ रही होती है। जैसे ही थोड़ा सा होश में तान्या आती है तो ये बात उसको समझते देर नहीं लगती है, क्योंकि वो एजुकेटेड लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। वो बात इसको समझने में बिल्कुल भी देर नहीं होता है कि कहीं ना कहीं हम किसी बड़े साजिश में फंस चुके हैं कि हमें लेके कहाँ जा रहे हैं भैया, आप कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं ट्रेन में थी, मैं यहाँ तक कैसे आई। मतलब जैसे ही वो बात बोलना प्रारंभ करती है, उसमें से एक आदमी उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि चुपचाप इसमें बैठे रहो, और अगर दोबारा ये बात बोली तो फिर और मैं मारूंगा। वो लड़की जो तान्या होती है वो सहम जाती है, डर जाती है। उसका मोबाइल फ़ोन भी वो दोनों ले लिए होते हैं और लेके स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उसका फ़ोन भी नहीं आ रहा होता है। मेरा पति हमारा वेट कर रहा होगा और हम पति के पास न जाके अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। इस बात को सोच के वो अब उसके चेहरे की जो परेशानी होती है साफ साफ दिख रही होती है। वो कार कहीं और नहीं बल्कि एक रेड लाइट एरिया में रुकती है, और रेड लाइट एरिया के कोठे पर रुकती है। उस लड़की को उन दोनों आदमी के द्वारा इस तरह से पकड़ के ले जाया जाता है जैसे कि एक कोई रोगी को, अपने घर के कोई रोगी को लेके जिस तरह से लोग जाता है, उसी तरीके से उस तान्या को भी पकड़ के लेके जाते हैं ताकि किसी को डाउट नहीं हो। ट्रेन से भी वो लोग ऐसे ही उतारे होंगे, या ट्रेन से जब वो टैक्सी तक लेके आए होंगे तो शायद इसी तरह करके लेके आए होंगे ताकि किसी को उन दोनों के ऊपर डाउट नहीं हो। जैसे ही वो लड़की अपने आप को कोठे में पाती है, उस कोठे की जो मालकिन होती है सुनीता पुजारी से उसका डिस्कशन होता है, बातचीत हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं उस लड़की को बेचने की बात होने लगती है। अब वहाँ पे इस बात का वो विरोध भी नहीं कर सकती थी, न तो वो ये बात बोल सकती थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर हम यहाँ पे विरोध करेंगे तो हमारे साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। जब बात पुलिस की आ जाएगी तो हो सकता है कि उस लड़की की हत्या भी कर दी जाती। इस बात का उसको डर कहीं ना कहीं सता रहा था, इस वजह से वहाँ पे वो अपने आप को न्यूट्रल करके रखती है, किसी से कुछ बोलती नहीं है। 45,000 में बात फिक्स हो जाता है 45,000 उस सुनीता पुजारी से वो दोनों आदमी वहाँ से लेके, और इसके बाद चले जाते हैं। तान्या को सुनीता पुजारी लेके अंदर जाती है कि हमें साजिश के तहत लाया गया है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पहले तो रिक्वेस्ट करती है। लेकिन उस रिक्वेस्ट का भी जब कोई असर नहीं पड़ता है तब थोड़ा विरोध भी करती है। लेकिन जब विरोध ज़्यादा करने लगती है, इतना पीटा जाता है तान्या को कि तान्या डर जाती है, सहम जाती है। अब वहाँ से वो कैसे निकले, इस बात की चिंता उसको बार बार सता रही है। इधर समीर का 4-5 घंटे वेट करने के बाद जब तान्या समीर के पास नहीं पहुँचती है, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी वो जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कर देता है कि अब बेंगलोर में वो कांटेक्ट करता है वो लड़का समीर, और वहाँ सीसीटीवी
चेक करवाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि बेंगलोर रेलवे स्टेशन से वो निकल चुकी थी और मुंबई रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंची थी। लास्ट कॉल जो बात हुआ था वो समीर से ही बात हुआ था, और जब बात हुआ था लास्ट कॉल उस समय उसका लोकेशन मुंबई से 150 से 200 किलोमीटर पीछे था, मतलब उस समय तक वो मुंबई नहीं पहुंची थी। इसी चीज़ को लेके पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिलता है जिस वजह से वो तान्या तक पहुँच सके। इधर तान्या को प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस बात के लिए विवश किया जा रहा है कि तुम जाके ग्राहकों के पास सर्विस दो, तुमको अब बेच दिया गया है और उसके बदले मैं पैसे दी हूँ, तो अब मैं तुमको यहाँ से छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब तुम मजबूरी में करो, शौक से करो, जैसे भी करो, तुमको ये काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगी तो पिटाई खाओगी। तान्या चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जब वो चीखने और चिल्लाने लगती है, अपनी आवाज़ को वो रखने लगती है, तो उसके मुँह में कपड़ा डाला जाता है और कपड़ा डाल के उसको पीटने का काम किया जाता है ताकि वो मजबूर होकर इस काम में इन्वॉल्व हो जाए। अब बात 14वें दिन की है। 14वें दिन एक कस्टमर आता है उसी कोठे पे, उसका डिमांड होता है कि मुझे एक नई लड़की चाहिए। जब बात नई लड़की की आती है तो जो सुनीता पुजारी होते हैं उसके दिमाग में ये बात आता है कि क्यों ना उस नई लड़की के रूप में हम तान्या को ही प्रस्तुत करें, हम तान्या को ही वहाँ पे हाजिर कर दें। तो वो तान्या को बुलवाती है और इसके बाद कहती है कि तुम्हारे लिए कस्टमर आया है, तुमको जाना है, नखड़े वहाँ पे मत करना। बात के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी तो तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। चूँकि वो एक अड्डा था और उस अड्डे में बहुत सारी लड़कियां थी, भी अन्य लड़कियां वहाँ पे थी, वो इस प्रकार के ड्रेस पहने हुई थी। उस ड्रेस को देख के कोई भी एक जो पुरुष होता है वो उत्तेजित हो जाएगा उनके पहनावे को देख के। और ये वहाँ का होता ही है कि अगर किसी को अपने ओर आकर्षित करना है तो एक उत्तेजित होने वाला कपड़ा पहनना है, जो कि अक्सर कोठे की लड़कियां ऐसा करती है और उसको करवाया जाता है ताकि कस्टमर उसके ओर आसानी से आ जाए। जैसे ही वो लड़की तान्या कस्टमर के पास जाती है, कस्टमर अंदर से दरवाज़ा लगाता है और दरवाज़ा लगाने के बाद तान्या को बड़े ही सरसरी निगाह से देखता है। तान्या रोने लगती है और बोलने लगती है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो, जिस काम के लिए आप आए हो। ये मेरे साथ करना गलत है, क्योंकि मैं अपने आप को अभी तक 13 दिन से बचाते आ रही हूँ। मेरी एक मदद कर दो। कि रेड लाइट एरिया में जाने वाला कोई इंसान इतना सही इंसान तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो लड़की रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, अपनी बात को रखने लगती है, इस बात को सुन के कहीं ना कहीं उस लड़के को दया आ जाता है और वो बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर लड़की बोलती है कि मेरी मदद कुछ मत करो, बस हमारी एक बार बात मेरे पति से करवा दो। वो लड़का बोलता है ठीक है। वो लड़का उसी समय अपने मोबाइल फ़ोन से तान्या नंबर बताती है अपने पति का, उस नंबर पे वो लड़का फ़ोन लगाता है और जैसे ही अपने पत्नी का आवाज़ समीर सुनता है कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बस वो सिर्फ ये पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो लड़की तान्या रोने लगती है फ़ोन पे, अब रोती है और बोलती है कि मैं जहाँ हूँ, लेकिन जहाँ भी हूँ बड़े ही कष्ट की मैं ज़िंदगी व्यतीत कर रही हूँ। आज 14 दिन हो गया, बड़े ही कष्ट में मैं जी रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। लोकेशन पूछता है कि तुम बताओ कहाँ हो। वो बोलती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। अपनी सारी वारदात जो भी उसके साथ हुआ होता है, सारी बात तान्या फ़ोन पे अपने पति को बताता है। वो सोचने लगता है कि आखिर अब तान्या को वहाँ से कैसे आज़ाद करवाया जाए। उसके दिमाग में तमाम तरह के बात चलने लगते हैं। उसको इस बात का डर होता है कि अगर हम डायरेक्टली जाके वहाँ ये बात बोलते हैं तो हो सकता है कि तान्या को नुकसान पहुँचाया जाए। तान्या के साथ साथ अगर हम जाएँ तो हमारे साथ भी उस प्रकार की कोई प्रवृत्ति लोग अपना ना लें। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसके दिमाग में ये बात आता है कि क्यों ना ग्राहक बन के ही हम उस अड्डे पे पहुँचे या फिर हम उस कोठे पे पहुँचे। वो ग्राहक बन के उस कोठे पे पहुँचता है और लड़कियों का डिमांड करता है। कोठे की जो मालकिन होती है सुनीता पुजारी, वो अलग अलग लड़कियों को समीर के पास भेजती है। सारे लड़कियों को समीर रिजेक्ट करते जाता है और बोलता है कि नहीं, आपके पास मेरे मन मुताबिक लड़की है ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनीता पुजारी भी चाहती है कि हमारे पास अगर कोई कस्टमर आया है तो कस्टमर को सब लोग भगवान मानते हैं, चाहे वो प्रोफेशन कोई सा भी हो। तो सुनीता पुजारी को लगता है कि अगर बिना सर्विस के यहाँ से चला जाएगा तो शायद फिर ये दोबारा ना आए। इस वजह से वो बोलती है कि रुको, एक नई लड़की हमारे पास है, उसको मैं बुलाती हूँ। बस इसी बात का तो वो इंतज़ार कर रहा था। वो बोलता हाँ, मुझे नई लड़की की तलाश है, मेरे लिए नई लड़की तुम बुला दो। वो तान्या को बुलाया जाता है। उसको लगता है कि तान्या को शायद
ये पसंद कर लेगा। तान्या जैसे ही आती है, तान्या जैसे ही अपने पति को अपने सामने देखती है, उसकी नज़र झुक जाती है और समीर भी इस बात को देख के कुछ देर के लिए अवाक रह जाता है। इसके बाद जिस रेट में फिक्स होता है वो पैसा वहाँ पे सुनीता पुजारी को समीर देता है और देने के बाद तान्या को लेकर रूम में जाता है। रूम अंदर से दरवाज़ा बंद करती है, तुरंत वो अपने पति समीर से लिपट के रोने लगती है और बोलती भी है कि समीर, अगर आज तुम नहीं आते, आज के बाद मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती। ये कह के बार बार रोने लगती है और इसके बाद सारी वारदात जो भी उसके साथ हुई होती है, सारी बात बेंगलोर से लेके मई पहुंचने तक, सारी बात, सारी वारदात, सारी घटना जो भी उसके साथ हुई होती है, वो सारी व्याख्यान अपने पति समीर को न सिर्फ सुनाती है बल्कि ये कहती भी है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालो, क्योंकि अब मुझे घुटन हो रहा है। तो समीर थोड़ा देर सोचता है। अब उसके दिमाग में ये बात आता है, तुरंत अपने फ़ोन से वहाँ के पुलिस मुख्यालय में इस बात की सूचना वो देता है और बोलता है, समीर, हमारी पत्नी बेंगलोर से आ रही थी, ऐसे ऐसे उसके साथ ये कृत्य हुआ। ट्रेन में पहले उसके साथ उसके चाय में नशे की गोली डाल के उसका वहाँ से किडनैप किया गया और उसके बाद उसको एक कोठे पे ला के बेच भी दिया गया। सारी बात, सारी वारदात जो भी हुई होती है उसको साफ साफ फ़ोन पे उस सीनियर ऑफिसर को समीर बता देता है। इस थोड़ी देर के बाद समीर वहाँ से बाहर निकल जाता है। आधे एक घंटे के बाद पूरे पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है और उस रेड लाइट एरिया का जो अपार्टमेंट था, जिस अपार्टमेंट में ये गोरख धंधा चल रहा था, सुनीता पुजारी और समीना शेख, सुनीता पुजारी और समीना शेख जो दोनों मिलके इस गोरख धंधे को चला रही थी, उन सब को पुलिस वहाँ पे घेर लेती है और घेरने के बाद गिरफ्तार करती है। न सिर्फ तान्या को बल्कि तान्या के साथ साथ उस कोठे पे मौजूद 20 से 25 लड़कियों को भी पुलिस वहाँ से आज़ाद करवाती है। बस इस घटना को बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य आपको सचेत करना था, आपको अलर्ट करना था। अगर आप कहीं जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ एक अननोन आदमी से न लें, न खाएं। लेना और खाना तो दूर की बात है, उस सामान को भी स्पर्श न करें। बाकी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस जो समीर ने अपने पत्नी के साथ किया, जिस सहज तरीके से उसको वापस अपनाया, क्या समीर के जगह पे कोई दूसरा होता तो वो इस बात का एहसास कर पाता, वो इस बात का बिलीव कर पाता कि उसकी पत्नी अभी भी सुरक्षित है। ये स्त्रियों के ऊपर ये आज नहीं, ये शुरू से ही ये चीज़ लागू होती है। एक समय था जब सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, जबकि सीता पूर्ण रूप से पवित्र थी। सीता को पवित्र होने के बाद भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। लेकिन आज जिस सहजता और सरलता से, पूरी बेबाकी से समीर ने अपने पत्नी को वो सारे कांड से आज़ाद करवाया, बल्कि पूर्व के तरह अपने पास एक्सेप्ट भी किया, क्या कोई दूसरा पुरुष एक्सेप्ट करता? ये भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।